आज अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ाई करेंगे और फिर उस लड़ाई से तय करेंगे कि भारत पर अंग्रेजों का राज होगा या फ्रांसीसियों का राज होगा। अब आप भी सोच रहे होंगे सर आप भी कैसी बात बता रहे हो, अंग्रेजों का ही राज था, फ्रांसीसियों का तो राज था नहीं यहां पर। तो अंग्रेजों का ही राज क्यों था, इस प्रकार से ले लेते हैं कि भारत पर अंग्रेजों का ही राज क्यों हुआ, फ्रांसीसियों का राज यहां पर क्यों नहीं हो पाया। दोनों के बीच में गुत्थम गुत्था करा देते हैं, लड़ाई करा देते हैं ताकि पता चल जाए। ध्यान देना, ये एक रियासत है भारत की, कर्नाटक रियासत। अब आप सोच रहे होंगे सर कर्नाटक यहां थोड़ी आता है, कर्नाटक तो इधर आता है, कर्नाटक स्टेट। कर्नाटक स्टेट अलग है, कर्नाटक राज्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं एक रियासत की बात कर रहा हूं जो वर्तमान भारत के तमिलनाडु स्टेट में आती थी। कर्नाटक रियासत उसको कहा जाता था। जैसे यहां पर एक रियासत त्रावणकोर आती थी केरल में, यहां पर आती थी आपकी कर्नाटक रियासत। तो ये कर्नाटक, कर्नाटक रियासत। ये वाली रियासत थी हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत का जो राजा होता था उसको कहा जाता था निजाम, और कर्नाटक रियासत में जो शासक होता था उसको कहा जाता था नवाब। ये निजाम, ये नवाब। कर्नाटक रियासत में एक जगह आती थी मद्रास, जहां पर अंग्रेजों का एक सेंटर था। 1639 में अंग्रेजों ने इसको खरीद लिया था। एक गांव बिक रहा था चेन्नई करके, चेन्नई, चेन्नई उनसे बोला नहीं गया और उन्होंने इसका नाम चेंज करके कर दिया मद्रास। यही मद्रास के पास में ही एक और केंद्र था पौंडीचेरी, जिसका नाम हुआ करता था पुडुचेरी। पुडुचेरी इन लोगों से बोला नहीं गया, इन्होंने पौंडीचेरी कर दिया। पौंडीचेरी में बैठे हुए थे फ्रांसीसी, ये फ्रांसीसियों का सेंटर था। मद्रास में बैठे हुए थे इंग्लिश, अंग्रेज, अंग्रेजों का सेंटर था। मैं बात कर रहा हूं 1746 ईस्वी की, 1746 की। मद्रास में अंग्रेजों का एक नौसेना का अधिकारी था जिसका नाम था बारनेट। बारनेट खड़ा हुआ था और बारनेट ने देखा कि साहब मद्रास के पास से कुछ जहाज जा रहे हैं, उन जहाजों पर फ्रांस का झंडा लगा हुआ है। बारनेट ने उन जहाजों को पकड़ लिया, बोले पकड़ लो इनको और इनको रोक लो, जाने मत दो, फ्रांसीसी जहाज है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा था इस समय। क्यों? क्योंकि 1746 से 1748 के बीच में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में एक युद्ध हो रहा था जिसको यहां भारत में हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 3 युद्ध हुए थे जिनको हम 3 कर्नाटक वॉर्स बोलते हैं, 3 कर्नाटक युद्ध, क्योंकि कर्नाटक रियासत में लड़े गए थे। ये कर्नाटक रियासत वर्तमान तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। पहला जो युद्ध लड़ा गया था वो 1746 से और 48, दूसरा 1749 से और 54, और तीसरा 1756 से और 63 ईस्वी। ये जो 3 युद्ध लड़े गए थे इसमें 2 युद्धों का कारण है कि बाहर कोई कनाडा में कोई दिक्कत हो रही है, कोई ऑस्ट्रिया में दिक्कत हो रही है, तो वहां लड़ रहे हैं, तो यहां पे भी बोले अपन वहां भी लड़ रहे हैं तो यहां भी लड़ लेते हैं। और एक बड़ा रोचक है दूसरा वाला युद्ध कि यहां की रियासतों में इनका इंटरफेयर चल रहा था। वापस विषय पर आ जाओ कि ये जो अंग्रेजों का नौसेना का जो अधिकारी था जिसका नाम था बारनेट, बारनेट ने देखा मद्रास में खड़ा हुआ था और वहां पास से कुछ जहाज गुजर रहे थे जिस पर फ्रांस के झंडे लगे हुए थे, और इसने उन जहाजों को रोक लिया क्योंकि इस समय इनके बीच में चल रहा था युद्ध। अब जब ये युद्ध इनके बीच में चल रहा था तो युद्ध क्यों चल रहा था, तो उसके लिए हमको चलना पड़ेगा यूरोप। ये यूरोप का मैप, थोड़ा और ज्यादा अगर आप इसको ढंग से समझना चाहो तो ये गूगल से लिया हुआ ये एक मैप है कि साहब यहां पर ये यूरोप वाला हिस्सा है, इस यूरोप में ये तो आ गया आपका फ्रांस, और ये यूनाइटेड किंगडम, ये आ गया आपका इंग्लैंड। तो फ्रांस और इंग्लैंड दोनों आपस में लड़ रहे थे क्योंकि यहां पर एक देश आता है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। इस ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा था, राजा मर गया, राजा के 2 बेटे थे, दोनों बेटों के बीच में लड़ाई होगी कि अगला राजा मैं बनूं, अगला राजा मैं बनूं। एक जने का साथ दे रहे थे अंग्रेज, एक जने का साथ दे रहे थे फ्रांसीसी। दोनों ये चाह रहे थे कि साहब उनके द्वारा समर्थित आदमी यहाँ का राजा बन जाना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा समर्थित यहाँ का राजा बनेगा तो उनकी भी चलती रहेगी, उनका भी सिक्का चलता रहेगा। तो इसीलिए यहाँ ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के संघर्ष के कारण, जो कि 1746 से और 48 के बीच की बात है, अंग्रेज और फ्रांसीसी यहाँ पर लड़ लिए। अब दुनिया में जगह जगह इनकी कॉलोनी थी क्योंकि पूरी दुनिया पर इनको कब्जा करना था, अपने वहां पर जो माल बनाया जाता था उस पूरे माल को दुनिया भर में बेचना होता था।
तो जगह जगह इनकी कॉलोनीज हुआ करती थी, जिसको उपनिवेश कहा गया। तो इसी प्रकार से भारत में भी इनकी कॉलोनी थी। तो जहां जहां इनकी कॉलोनी थी वहां पर ये गुत्थम गुत्था हो लिए कि साहब जब यहाँ पर लड़ रहे हैं तो दुनिया में सब जगह अपन लड़ाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब ये गुत्थम गुत्था हो लिए तो वही वाली बात आती है कि यहाँ पर जो एक व्यक्ति था नौसेना का कमांडर बारनेट, उस बारनेट ने फ्रांस वाले उन जहाजों को पकड़ लिया। अब जब ये फ्रांस के जहाज नहीं पहुंचे यहाँ पौंडीचेरी में, तो पौंडीचेरी में इनका एक गवर्नर था जिसका नाम था डुप्ले। इंग्लिश में लिखोगे डुप्लेक्स, वैसे अगर हिंदी में बोलते हैं तो डुप्ले। डुप्ले ने पता किया भाई जहाज क्यों नहीं आए, बोले साहब वो बारनेट ने पकड़ लिया। बोले अच्छा कोई बात नहीं। अब डुप्ले सीधे युद्ध करने जाता तो डुप्ले को भी ये पता था कि अंग्रेजों की जो नौसेना है वो बड़ी ताकतवर नौसेना है, अंग्रेजों से सीधा नहीं लड़ा जा सकता। तो फिर क्या करें, तो डुप्ले ने अपने एक दोस्त को बुलाया। दरअसल भारत में केवल यही इनकी कॉलोनी नहीं थी। यहां जब आप ये देखेंगे इसमें तो अफ्रीका के पास में, भाई ये तो भारत है, ये इधर अफ्रीका है, यहां पर एक जगह आती है मॉरिशस। मॉरिशस में भी फ्रांसीसियों की कॉलोनी थी, यहां पर भी इन्होंने कब्जा किया हुआ था। तो यहां से डुप्ले ने मैसेज भिजवाया लाबुर्दने को। यहां इनका जो अधिकारी था लाबुर्दने को ये कहा कि बुर्दने फटाफट आ जा, अंग्रेजों ने अपने जहाज पकड़ लिए, लड़ाई करनी है उनके साथ में। लाबुर्दने आ गया अपनी सेना लेकर। अब लाबुर्दने भी हो गया, इसके अलावा डुप्ले भी हो गया, और दोनों ने यहां पर अंग्रेजों को हरा दिया। अंग्रेजों को न केवल हराया बल्कि मद्रास पे उन्होंने कब्जा कर लिया। अब मद्रास पे जब कब्जा कर लिया तो ये तो अंग्रेजों के लिए बड़ी अपमानजनक स्थिति थी कि साहब एक तो जहाज उन्होंने पकड़े और ऊपर से मुंह की इनको खानी पड़ी। अंग्रेज रोते 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 गए कर्नाटक के जो नवाब थे, कर्नाटक के जो शासक थे उनके पास में। कर्नाटक के शासक थे यहाँ पर अनवरुद्दीन, ये कर्नाटक रियासत है, कर्नाटक के शासक कौन है, अनवरुद्दीन। अंग्रेज वहां जाकर रोए, बहुत तेज रोए, सुबकियां ले लेकर रोए कि साहब देखो हमारे ये जो हिस्सा है मद्रास, इस मद्रास पे इन फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया। न केवल डुप्ले आया बल्कि बाहर ये कोई मॉरिशस से लाबुर्दने को भी बुला लिया, दोनों लड़ रहे हैं। और बताओ ये मद्रास जो है ये तो आपकी यहाँ टेरिटरी में इधर आता है आपके हिस्से में, और आपकी कोई मर्जी नहीं चल रही, मतलब आपका तो कोई डर ही नहीं है, हमारा हिस्सा छीन लिया, ये डर नहीं है कि साहब नवाब का हिस्सा है यहाँ पर। अनवरुद्दीन ने फ्रांसीसियों को ये बोला कि भैया तुम मेरी टेरिटरी के अंदर तुम ये लड़े जा रहे हो आपस में, तो एक काम करो भैया इस मद्रास को खाली कर दो। डुप्ले ने कहा कि नहीं साहब मद्रास तो खाली नहीं होगा। तो अनवरुद्दीन ने अपनी एक फौज भेज दी। अब एक तरफ तो हो गए फ्रांसीसी, फ्रांसीसियों का गवर्नर कौन है, डुप्ले। डुप्ले ने अपनी एक फौज भेजी और अपना एक सेनापति भेज दिया। उस सेनापति का नाम था पी से पैराडाइज, और पैराडाइज को कहा कि ले पैराडाइज ये 930 सैनिक ले जा। इन 930 सैनिकों में से 230 सैनिक तो फ्रांस के थे, बाकी जो 700 सैनिक है वो यहीं के लोकल ही सैनिक थे, यहीं के भारत के। दूसरी तरफ कौन है, कर्नाटक रियासत के जो नवाब हैं अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन ने भी अपना एक सेनापति भेजा, उसका नाम था महफूज खां। महफूज खां को 10,000 की फौज दी, बोले जाओ और जाकर 10,000 की फौज से इन 930 की फौज को कुचल के रख दे भल्लाल। ऐसे होता है ना उस पिक्चर में कि भल्लाल देव आ गया। खैर कोई बात नहीं, विषय से अलग हट जाएंगे चीज। तो यहाँ पर अनवरुद्दीन ने महफूज खां को दिया 10,000 की फौज दी। अब ये जब लड़ने के लिए गए तो सीधे दिमाग में ये आता है कि साहब 10,000 वालों ने तो कुचल के रख दिया होगा 930 को, लेकिन 930 की इस फौज ने 10,000 की जो सेना थी उसको कुचल के रख दिया। यहाँ पर महफूज खां महफूज नहीं रह सका और पैराडाइज ने उन सबको पैराडाइज पहुंचा दिया, स्वर्ग लोक की बना दिया। तो उस दिन ये बात समझ में आई कि साहब केवल बड़ी भीड़ होने से, बड़ी सेना होने से कुछ नहीं होगा, सेना का अच्छे तरीके से प्रशिक्षित होना जरूरी है और सेना का अनुशासित होना जरूरी है। अनुशासन और अच्छे प्रशिक्षण के दम पर मात्र 930 सैनिकों ने 10,000 की इस फौज को हरा दिया। अब ये तो दोनों के लिए अपमानजनक बात कि एक तो अंग्रेजों को भी पीटा, दूसरा यहाँ के जो नवाब थे अनवरुद्दीन की फौज को भी हरा दिया, और फ्रांसीसी हो गए यहाँ पर ताकतवर। अब फ्रांसीसियों का पौंडीचेरी पर भी कब्जा है, फ्रांसीसियों का मद्रास पर भी कब्जा है। बात शुरू हुई थी, ये झगड़ा शुरू हुआ था 1746 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से संघर्ष से, बात आ गई 1748 में। अब यहाँ पर इन्होंने देखा कि साहब क्यों अपन फालतू में लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई माफ करो, छोड़ो यार उत्तर ऑस्ट्रिया का मामला है, अपन फालतू में लड़े जा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, अब अपन शांति स्थापित कर लेते हैं। तो इन्होंने शांति स्थापित की, बोले बात करते हैं। कहां बात करेंगे, जर्मनी के एक शहर में चलते हैं। यहां पर ये देखो यूरोप का एक देश है जर्मनी, जर्मनी में एक शहर आता है एक्स ला शापेल। एक्स ला शापेल में इनके बीच में एक संधि हुई, कब हुई, 1748 ईस्वी में। और उस संधि में तय किया, बोले लड़ाई माफ, जितने भी एरिया अपन ने एक दूसरे के जीते हैं वो एरिया अपन एक दूसरे को लौटा देंगे। भाई जहां पर तुमने कब्जा किया हमारे क्षेत्रों पर हमको वापस दे दो, जहां जहां हमने कब्जा किया तुम्हारे क्षेत्रों पर तुमको वापस दे देंगे। तो इन्होंने जब खुद के क्षेत्र लौटाए तो वहां पर जो मद्रास वाला हिस्सा था जहां पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया था, अब
डुप्ले को कहा गया कि डुप्ले यहां पर संधि हो गई है एक्स ला शापेल की, और इनको ये वापस इनका हिस्सा लौटा दिया जाए। तो ये पहला कर्नाटक युद्ध था जिसको हम एंग्लो फ्रांस युद्ध कहते हैं, आंग्ल फ्रांस युद्ध बोलते हैं। 3 युद्ध हुए थे, उन 3 युद्धों में से ये पहला युद्ध है। और इस पहले युद्ध में कौन भारी रहे? फ्रांसीसी यहां पर भारी रहे। शांति ज्यादा लंबे समय तक स्थापित नहीं रही, फिर इनके बीच में एक लड़ाई हुई, फिर हुआ दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, और वही कर्नाटक रियासत में लड़ा गया, तो इसको हम बोलते हैं दूसरी कर्नाटक वॉर्स। ये कब शुरू हुआ? तो ध्यान दो, ये हुआ 1749 से और 1754 ईस्वी तक। अब कहानी क्या है? अब कहानी बाहर की नहीं है, अब कहानी अपने यहीं की है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि यहां पर रियासतों पे अगर गौर करें तो ये तो हो गई आपकी कर्नाटक रियासत, ये मैंने आपको बता दिया कि साहब ये कर्नाटक रियासत है और नवाब यहाँ के कौन है? अनवरुद्दीन। ठीक है, ये हैदराबाद रियासत, और हैदराबाद के जो निजाम है वो निजाम कौन है? नासिर जंग। यहाँ अनवरुद्दीन है या नासिर जंग है। अब ये जो नासिर जंग है इनकी रियासत में आपस में खटपट चल रही है, और यहां ये जो कर्नाटक रियासत है इनकी रियासत में भी आपस में खटपट चल रही है। यहां पर अनवरुद्दीन जो है, अनवरुद्दीन के एक बहनोई है जिनका नाम है चंदा साहिब या चांदा साहिब, चांदा साहिब, इनके बहनोई हैं। और यहां पर ये जो नासिर जंग है, नासिर जंग के भतीजे हैं जिनका नाम है मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग ने कहा कि मैं नासिर जंग को यहाँ का निजाम नहीं मानता, यहाँ का निजाम हूं मैं। चांदा साहिब ने कहा कि अनवरुद्दीन को मैं यहाँ का शासक नवाब नहीं मानता, यहाँ का कर्नाटक का शासक हूं मैं। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को भी बढ़िया अवसर लगा कि अपन एक काम करते हैं कि एक एक पक्ष का अपन साथ देते हैं, अपने पक्ष का राजा अगर यहाँ पर बनेगा तो अपने को टैक्स में भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और राजा का हाथ पकड़ के जो भी रियायत अपने को चाहिए वो रियायत अपन यहाँ से ले सकते हैं। तो एक पक्ष का साथ तो लिया अंग्रेजों ने और एक पक्ष का साथ दिया फ्रांसीसियों ने। अंग्रेज किसका साथ दे रहे थे? जो यहाँ पर पहले से राजा थे, मतलब अंग्रेज साथ दे रहे थे एक तो नासिर जंग का और एक अनवरुद्दीन का। नासिर जंग जो हैदराबाद के निजाम थे, मतलब यहाँ के शासक थे, अनवरुद्दीन जो है ये कर्नाटक के शासक थे। और फ्रांसीसी उन लोगों का साथ दे रहे थे जो शासक नहीं थे लेकिन शासक बनने के लिए लड़ रहे थे, और फ्रांसीसी उस उम्मीद में कि साहब इनको अगर शासक बना देंगे तो अपने लिए फेवर की स्थिति होगी। तो फ्रांसीसी साथ दे रहे थे हैदराबाद के मुजफ्फर जंग का और यहाँ कर्नाटक में चांदा साहिब का। अब होती है साहब एक लड़ाई, और वो जो लड़ाई होती है उसको कहा गया अंबूर का युद्ध, अंबूर की लड़ाई। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, वहां पर पहले जो मैंने आपको बताया था जिसमें फ्रांसीसियों ने अनवरुद्दीन को पराजित किया था और पैराडाइज ने महफूज खान को महफूज नहीं रहने दिया और 930 लोगों ने 10,000 की फौज को हरा दिया था, उस युद्ध को कहा गया सेंट टोमे का युद्ध। कौन सा? सेंट टोमे का युद्ध। और सेंट टोमे का युद्ध कब लड़ा गया था? 1746 ईस्वी में। वो युद्ध लड़ा गया था अडियार नदी के किनारे, एक नदी आती है यहाँ पर अडियार, उस नदी के किनारे लड़ा गया था 4 नवंबर 1746 ईस्वी को, इसीलिए उसको अडियार का युद्ध भी कहा जाता है, सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि साहब पैराडाइज ने सबको पैराडाइज में पहुंचा दिया था, और एक अनुशासित फौज जिसकी संख्या बहुत छोटी थी, मात्र 930, जिसमें से 230 फ्रांसीसी थे, 700 यहीं के लोग थे, उन्होंने 10,000 की फौज को पराजित कर दिया था। वापस विषय पर आ जाओ कि साहब यहाँ पर रियासतों का अब आपसी संघर्ष चल रहा है, एक पक्ष का साथ दे रहे हैं अंग्रेज, एक पक्ष का साथ दे रहे हैं फ्रांसीसी, और यहां पर अब इनके बीच में एक लड़ाई होती है, एक लड़ाई होती है अंबूर की लड़ाई जो 1749 ईस्वी में हुई। तो ये अंबूर की लड़ाई दूसरे आंग्ल कर्नाटक युद्ध का हिस्सा है। अब इसमें क्या हुआ? फ्रांसीसियों ने, मुजफ्फर जंग ने और चांदा साहिब ने, इन तीनों ने मिलकर अनवरुद्दीन को सल्टा दिया, पहुंचा दिया ऊपर, मार दिया। मतलब अंग्रेजों के पक्ष का एक राजा मारा गया। कब? अंबूर के युद्ध में 1749 में। अगले ही साल दिसंबर 1750 ईस्वी में इनको भी सल्टा दिया गया, नासिर जंग को। तो देखो अनवरुद्दीन भी मारा गया, नासिर जंग भी मारा गया। तो अंग्रेजों के बुरे दिन चल रहे थे, शायद काली जबान होगी, किसी ने बोल दिया होगा, अंग्रेज जिसका समर्थन कर रहे थे वही मारा जा रहा था। अंग्रेजों द्वारा समर्थित शासक नासिर जंग भी मारा गया, अनवरुद्दीन भी मारा गया। फ्रांसीसियों की यहां पर बल्ले बल्ले हो गई। फ्रांसीसियों ने चांदा साहिब को तो बनाया यहाँ का शासक और मुजफ्फर जंग को बनाया यहाँ का शासक। अब लेकिन ये लड़ाई बड़ी लंबी चल रही थी, इसके कारण क्या हो रहा था, इनको एक तो बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा था। भाई फ्रांसीसी जो है, इतना पैसा तो खर्च हो रहा था, फ्रांस की जो कंपनी है ये एक सरकारी कंपनी थी और सरकार लगातार ये चाह रही थी भैया क्या बात है, प्रॉफिट नहीं हो रहा और तुम ये लगातार क्या करते जा रहे हो यहाँ पर। खैर कोई बात नहीं, चांदा साहिब यहाँ के शासक बन गए और इसके अलावा मुजफ्फर जंग को यहाँ का शासक बना दिया। अब दिक्कत ये होती है कि साहब ये जो अंग्रेज हैं, इन अंग्रेज फ्रांसीसी जो है, इन फ्रांसीसियों ने यहां पर बढ़त बढ़ा ली।
कहां पर? ये जो हैदराबाद है, हैदराबाद में किसको बैठा दिया गया? मुजफ्फरजंग को। मुजफ्फरजंग फ्रांसीसियों से बड़ा खुश हुआ और मुजफ्फरजंग ने ये कहा कि एक काम करो, ये जो कृष्णा नदी है ना डुप्ले, तू मेरा भाई, तूने मेरा साथ दिया, तेरे कारण मैं जीता, तो कृष्णा नदी का ये जो दक्षिण वाला भाग है, ये दक्षिण वाला भाग डुप्ले मैं तेरे को देता हूं। डुप्ले राजी हुआ। फिर डुप्ले ने ये कहा कि चलो ठीक है, यहां से हम चले जाएंगे, लेकिन हमारे जाने के बाद ये ध्यान रखना कि वो अंग्रेज शांति से नहीं बैठेंगे, तुम्हारा तख्ता पलट कर सकते हैं। तो मुजफ्फरजंग ने कहा मुझे क्या करना चाहिए? बोले आपकी सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं, एक काम करो, हम अपनी फौज जो है वो आपके यहाँ पर हैदराबाद रियासत में छोड़ देंगे। हमारा एक सेनापति है जिसका नाम है बुस्सी, ये बुस्सी, अब ये नाम ही ऐसा है बुस्सी कि आप नाम पढ़ के ये बता सकते हो कि बुस्सी को तो भैया अब आने वाले टाइम में पिटना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं। यहां पर बुस्सी के नेतृत्व में डुप्ले ने एक फौज छोड़ दी और एक नीति को अपनाया जिसको सहायक संधि कहा गया। एक संधि की जिसको क्या कहा गया? सहायक संधि। सहायक संधि का मतलब यह है कि साहब आपकी जो विदेश नीति है, आपकी जो रक्षा नीति है, अब वो फ्रांसीसियों के नियंत्रण में रहेगी। आपके यहां पर हम अपनी एक फौज नियुक्त कर देंगे, उस फौज का खर्चा आप उठा लेना और आपकी हम रक्षा करेंगे, उसके बदले में आप हमको पैसा दे देना। इसी को कहा गया सहायक संधि। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो हम ये पढ़ते हैं कि भारत में सहायक संधि की जो शुरुआत है ये वेलेजली के द्वारा की गई थी। जो वेलेजली यहाँ का गवर्नर था 1798 से और 1805 ईस्वी तक। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो इस सहायक संधि की नीति को सबसे पहले किसने अपनाया था? फ्रांसीसियों ने। फ्रांसीसी गवर्नर जो था डुप्ले, उसके द्वारा शुरू की गई थी। इसका बड़ा फायदा ये होता था कि फौज आपकी है और आपकी फौज में ज्यादातर सैनिक यहीं के लोकल हैं। वो जो सेना है वो राजा के खर्चे पे पड़ रही है, तो राजा एक तो उसका खर्चा उठा रहा है, दूसरा आपको उसके बदले में वो पैसा भी दे रहा है। क्लियर इतनी बात? अच्छा, अब यहां पर बात क्या आती है कि ये जो कर्नाटक रियासत थी, इस कर्नाटक रियासत की राजधानी थी अर्काट और अनवरुद्दीन की डेथ हो गई। अनवरुद्दीन की डेथ के बाद, भाई अनवरुद्दीन को मार दिया था ना अंबूर के युद्ध 1749 में, तो अनवरुद्दीन का एक बेटा था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली अंग्रेजों के पास में गया और अंग्रेजों को बोला तुम काली जबान हो, तुम्हारा जिसने साथ दिया ना वो मारा गया है। भले ही मेरे पापा हो अरकाट, ये मेरे पापा हो अनवरुद्दीन, वो तुम्हारा साथ दे रहे थे, वो मारे गए, या फिर यहाँ पे नासिर जंग हो, वो मारे गए। अब क्या चाहते हो तुम? मेरे को तो बनाओ, कम से कम यहाँ शासक बनाओ, मेरा साथ दो। अंग्रेजों ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हुआ क्या, एक दिन यहां पर एक जगह आती है, उसको कहा जाता है तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में आती है तिरुचिरापल्ली। और तिरुचिरापल्ली में फ्रांसीसियों ने और इसके अलावा ये जो अर्काट के यहाँ पे कर्नाटक के जो अगले जो शासक बनाए गए थे अनवरुद्दीन को मारने के बाद, कौन? चांदा साहिब। तो एक तो फ्रांसीसी, एक चांदा साहिब, इनकी फौज ने यहां पर तिरुचिरापल्ली में मोहम्मद अली को घेर रखा था। मतलब मोहम्मद अली को भी सल्टा दिया जाए ताकि चांदा साहिब के लिए जो भी आगे भविष्य में चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को हम पहले ही समाप्त कर दें और हमारा ही व्यक्ति यहां पर परमानेंट बैठा रहे। अंग्रेजों के लिए यहां बुरे दिन चल रहे थे, लगातार पराजित होते जा रहे थे और अगर अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली को भी मार दिया जाएगा तो अब उनके पास में और कोई दूसरा व्यक्ति है भी नहीं। तो यहां पर अंग्रेज बैठे 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 आपस में बात कर रहे थे, बोले क्या करें, बड़ी स्थिति बड़ी खराब हो रही है, बताया जाए क्या करें, कैसे लड़ें, कैसे वापस जीतें। यहां पर एक व्यक्ति निकल कर आता है जो भारत में आया था अंग्रेजों का क्लर्क बनकर। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट क्लाइव। ये क्लर्क बनकर आया था और इस समय ये जो नियुक्त था ये था मद्रास में, मतलब इनकी जो मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी वहां पर, जो कर्नाटक रियासत में आता है। अंग्रेज अधिकारी वगैरह बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा क्या करना चाहिए अपने को, कैसे युद्ध लड़ना चाहिए। रॉबर्ट क्लाइव ने अपना हाथ खड़ा किया और एक साहब मैं कुछ बताऊं। इनको बैठा दिया गया, तू क्लर्क है, तू बैठ जाए, एक काम कर। दूसरे अधिकारी ने कहा कि नहीं नहीं एक काम करो, बताओ, तुम बताओ क्या कहना चाह रहे हो। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि इस समय एक तो चांदा साहिब और फ्रांसीसी, इन्होंने तिरुचिरापल्ली में मोहम्मद अली को घेर रखा है। जो अनवरुद्दीन थे, जो आपके कर्नाटक रियासत के जो नवाब थे, उनको तिरुचिरापल्ली में घेर रखा है। इस समय कर्नाटक की जो राजधानी है अर्काट, उस अर्काट में कोई भी नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, अर्काट पर अचानक से हमला करेंगे और अर्काट पर जब हमला करेंगे तो चांदा साहिब को टेंशन हो जाएगी और चांदा साहिब को टेंशन होगी तो चांदा साहिब को यहां से अपना घेरा उठाकर इधर भागकर आना पड़ेगा। तो अंग्रेज अधिकारी ने कहा वाह क्या दिमाग है तेरा, तू क्लर्क बनने लायक नहीं है, तू कमांडर बनने लायक है। इसको 230 की फौज पकड़ाई। कितनी? मात्र 230। 230 सैनिक दिए, सॉरी 230 नहीं 210, 210 सैनिक दिए और ये कहा कि जाओ और तुम अर्काट पर हमला कर दो। अब जब ये गए और अर्काट पर हमला किया रॉबर्ट क्लाइव ने, तो यहां पर सारा खेल पलट गया। वो फ्रांसीसी जो अब तक अंग्रेजों पर भारी पड़ रहे थे, लगातार अंग्रेजों को पराजित करते जा रहे थे,
एक के बाद एक अंग्रेजों की टेरिटरी को जीतते हुए जा रहे थे। अब उनके उल्टे दिन शुरू हो गए फ्रांसीसियों के, क्योंकि यहाँ तिरुचिरापल्ली में जो ये घेरा बना रखा था फ्रांसीसियों ने और इसके अलावा चांदा साहिब ने, अब यहां पर ये जो अर्काट यहाँ की राजधानी थी, अर्काट पर अचानक से किसने हमला कर दिया? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव मात्र 210 सैनिकों को लेकर आया। आप इमेजिन करो, केवल 210 सैनिक, 210 सैनिक गए और अर्काट पर जब हमला किया और अर्काट को जीत लिया, तो चांदा साहिब को यहाँ पर खबर मिली, है बड़ी टेंशन में आ गए, इनको घेरा यहाँ से उठाना पड़ा। घेरा उठाकर जब ये यहाँ पर पहुंचे तब तक और अंग्रेजों की फौज आ गई। तब तक रॉबर्ट क्लाइव अपनी फौज के साथ में यहाँ पर लड़ते रहे और फाइनली कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लगातार युद्ध हो रहे थे। अंग्रेजों की जो कंपनी थी वो प्राइवेट कंपनी थी, फ्रांसीसियों की जो कंपनी थी वो एक सरकारी कंपनी थी, गवर्नमेंट कंपनी थी। क्यों? क्योंकि जब आप इधर आओगे तो यहां पर देखो, ये फ्रांसीसियों के एक शासक है जिनका नाम है लुई 14। दिखने में आपको ये इमेज किसी महिला की लग रही होगी कि साहब ये तो किसी औरत का चित्र ले लिया, लेकिन मेरी बात पे विश्वास करो, ये औरत नहीं है, ये आदमी है। ये आदमी है, इसका नाम है लुई 14, लुई 14। ये वहां का शासक था फ्रांस का। इनका एक वित्त मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट, और कोलबर्ट के कहने पर इन्होंने एक कंपनी बनाई थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी को इन्होंने बनाया था 1664 में। जबकि हम ये देखते हैं कि अंग्रेज तो काफी टाइम पहले आ गए थे भाई। फ्रांसीसियों से पहले हम देखें तो पुर्तगाली आ चुके थे, डच आ चुके थे, इसके अलावा अंग्रेज भी आ चुके थे, इसके अलावा डेनिश भी आ चुके थे, इसके अलावा स्वीडन वाले लोग भी आ चुके थे, और सबसे लास्ट में आए थे फ्रेंच लोग, फ्रांसीसी लोग आए थे। तो यहां पर ये एक गवर्नमेंट कंपनी थी। अब प्राइवेट कंपनी और सरकारी कंपनी में वही अंतर होता है जो हमारे यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। प्राइवेट कंपनी ज्यादा स्पीड में भागती है, सरकारी कंपनी सरकार की सरक सरक के उसको चलना पड़ता है। तो खैर यहां पर अब जब वहां जो डुप्ले हैं वहां के गवर्नर, वो तो लड़ाइयों में बिजी हैं, कंपनी को बनाया था मुनाफे के लिए, लेकिन यहाँ के जो शासक है ये शॉर्ट टर्म मुनाफा देख रहे थे कि साहब मुनाफा कम हो रहा है, कंपनी को घाटा होता जा रहा है। इन्होंने डुप्ले को कहा कि डुप्ले तू कर क्या रहा है आजकल, तू ये लड़ाइयों में सारा पैसा बर्बाद कर रहा है, तो डुप्ले तू तो आजा वापस। और डुप्ले की जगह नया गवर्नर बनाकर इन्होंने भेजा गोडेहू को। किसको? गोडेहू को। कहा गया मैप? ये तो ये साहब डुप्ले को वापस बुला लिया गया यहां से कि डुप्ले तू तो आजा वापस, और डुप्ले की जगह किसको गवर्नर बनाकर भेजा गया? गोडेहू। अब इसका नाम ही है गोडेहू, तो गोडेहू ने आते ही क्या गोडे टेक दिए, और गोडे टेकते ही मतलब कि साहब अपन तो एक काम करते हैं, अपन तो संधि कर लेते हैं, और गोडेहू ने आते ही एक संधि कर ली 1755 ईस्वी में। और 1755 ईस्वी की संधि को कहा जाता है पौंडीचेरी की संधि, क्योंकि ये पौंडीचेरी या वर्तमान का जिसको हम पुडुचेरी कहें वहां पर यह संधि हुई। तो ये जो दूसरा युद्ध हुआ, पहला कब हुआ था? 1746 से और 48 तक। दूसरा हुआ 1749 से और 54-55 ईस्वी तक। दूसरा युद्ध समाप्त हुआ पौंडीचेरी की संधि के द्वारा। पौंडीचेरी की संधि हुई 1755 ईस्वी में। दूसरा युद्ध क्यों हुआ था? यहाँ की जो आंतरिक रियासत थी, कर्नाटक रियासत और हैदराबाद रियासत, इनके बीच में जो उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हो रहा था, रियासतों के बीच की जो आपसी लड़ाई थी, मतलब आंतरिक जो लड़ाई थी, उस आंतरिक लड़ाई में इन्होंने अपनी अपनी प्रॉक्सी बनाई और उनके माध्यम से खुद का वर्चस्व चाहते थे। मतलब सीधा सा कारण था कि भारतीय रियासतों के आंतरिक संघर्ष के कारण अंग्रेज और फ्रांसीसी भी लड़ लिए। तो साहब ये दो युद्ध हो चुके। अब आती है तीसरे युद्ध की बारी। तीसरा जो युद्ध लड़ा गया अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, यह बड़ा लंबा चला, 7 साल तक ये युद्ध चला। इसीलिए इस युद्ध को कहा जाता है 7 वर्षीय युद्ध। कहानी के लिए हमको फिर से कहां चलना पड़ेगा? यूरोप में चलना पड़ेगा। यूरोप की ओर आ जाते हैं। बेटा बैठ जा, अभी चलते हैं ना 5 मिनट में। वापस हम कहां पर आ जाते हैं? यूरोप में आ जाते हैं। अच्छा, यूरोप में ये कौन सा रहा आपका? फ्रांस। ये कौन सा रहा आपका? इंग्लैंड। यहां पर इधर जब आप आओगे तो उत्तरी अमेरिका में यहां पर एक देश आता है कनाडा, और कनाडा पर अधिकार करने को लेकर ये अंग्रेज और फ्रांसीसी फिर आपस में लड़ लिए। कब लड़ लिए? 1756 से 1763 तक। तो ये 7 वर्ष तक ये संघर्ष चला, जिसको 7 वर्षीय युद्ध कहा गया। अब जब यहां पर लड़ लिए तो दुनिया भर में जहां जहां इनकी कॉलोनी थी वहां पर भी आपस में लड़ना ही था कि साहब वापस लड़ रहे हैं, वहां पर अपन लड़ रहे हैं, तो एक काम करते हैं, यहां पर भी अपन गुत्थम गुत्था हो ही लेते हैं। तो यहां पर भी इनकी एक लड़ाई होगी, और ये तीसरे इस युद्ध को कहा जाता है तीसरा कर्नाटिक युद्ध या तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। अब क्या हुआ? अब फ्रांसीसियों ने ये सोचा ये तो डेली डेली का नाटक हो गया, अपन एक काम करते हैं, अब अंग्रेजों को निर्णायक रूप से अपन पराजित कर ही देते हैं और अंग्रेजों को अब अपन भगाएंगे सब जगह से। तो यहां पर 1760 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया जिसको कहा गया वांडीवॉश का युद्ध। ये वांडीवॉश जो जगह आती है, ये आती है तमिलनाडु में। फ्रांस से एक सेना आई और उस सेना का नेतृत्व भेजा गया एक अधिकारी के हाथ में, उसका नाम था लाली। अब ये नाम ही ऐसे हैं, लाली, बूसी,
तो ऐसे ऐसे नाम हैं, तो आप खुद ही आंख मीच के बता सकते हो साहब लाली और बूसी तो ना तो आज जीतने और ना कल जीतने। तो खैर यहां पर ये लाली को भेजा गया फ्रांसीसियों के द्वारा, एक बड़ी फौज भेजी गई। शुरू में आपने ये देखा था कि हैदराबाद जो रियासत थी वहां पर फ्रांसीसियों ने अपनी एक और फौज को नियुक्त कर रखा था बूसी के नेतृत्व में। तो लाली जब यहां पर आई, लड़की नहीं थी वैसे ही कह रहा हूं, लाली जब यहां पर आया, सुनने में आपको लग रहा होगा कि लाली शायद किसी महिला को भेजा गया होगा, पर विश्वास करो मेरी बात को, ये महिला नहीं थी, ये पुरुष था। तो लाली जब यहां पर आया तो लाली ने बूसी से कहा कि बूसी तू भी आ जा और अपन दोनों मिलके और अब इन अंग्रेजों को यहां से अपन निर्णायक रूप से पराजित करेंगे। लेकिन यहां पर अंग्रेजों का एक कमांडर था जिसका नाम था आयरकूट। अब इसका नाम ही क्लियर है, देखो आयरकूट मतलब जो आदमी आयरन को कूट दे, लोहे को कूट दे, तो वो आदमी लाली और बूसी को नहीं कूट सकता। आप क्या विचार करते हो कौन जीतेगा? एक तरफ तो आयरकूट है, दूसरी तरफ ये लाली, ये बूसी, कौन जीतेगा? तो सीधी सी बात है, आप कहोगे नहीं सर आयरकूट इसमें जीतेगा। तो आयरकूट ने लाली और बूसी को खूब कूटा और पकड़ के बंदी बना लिया, और कुल मिला के इनको 1760 के इस वांडीवास के युद्ध में, जो तमिलनाडु में आता है, वर्तमान तमिलनाडु में, निर्णायक रूप से अब फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया गया। और भारत में अब केवल एकमात्र जो फ्रांसीसी उनके लिए, जो यूरोपियन जो लोग थे, उन बाहरी लोगों में जो केवल एकमात्र उनके लिए चुनौती बची थी फ्रांसीसी, उस फ्रांसीसी चुनौती को भी समाप्त कर दिया गया। हालांकि इससे पहले एक चुनौती और थी उनके समक्ष, डच। और डच वाले मामले में मैंने आपको बताया था कि बंगाल में एक जगह आती है जिसको वेदरा या बिदेरा या वेदरा या जिसको चिनसुरा या हुगली कहा जाता है। कलकत्ता से जब आप ऊपर जाएंगे तो यहां पर एक जगह आती है वेदरा, हुगली नदी के किनारे है। वहां 1759 में 1759 में हुगली या वेदरा या चिनसुरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया था। तो डचों को तो ये पहले ही समाप्त कर चुके थे। डचों को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर और इंडोनेशिया जाना पड़ा, वहां पर वो लोग मसाले का व्यापार किया करते थे। अब निर्णायक रूप से फ्रांसीसियों को भी पराजित कर दिया गया 1760 में वांडीवास के युद्ध में। और यहां पर पराजित करने के बाद अब एक एक करके फ्रांसीसियों की बस्तियों को जीतना इन्होंने शुरू किया। पौंडीचेरी को जीत लिया। पौंडीचेरी के अलावा जितनी भी इनकी बस्तियां थी, सारी बस्तियों पर लगभग लगभग अंग्रेजों के द्वारा अधिकार कर लिया गया। अब खैर, अब युद्ध जब समाप्त होना था, शुरू कहां से हुआ था? शुरू ये बाहर से हुआ था, विदेश से। तो समाप्ति भी कहां पर होनी थी? विदेश में होनी थी। तो 1763 में एक संधि होती है पेरिस में, यहां फ्रांस में एक जगह है पेरिस, और इस संधि को कहा गया पेरिस की संधि। और पेरिस की संधि के तहत फ्रांसीसियों की जो बस्तियां थी वो वापस उनको लौटा दी गई। हालांकि पौंडीचेरी वगैरह उनको लौटा दिया गया था, लेकिन एक उनका केंद्र था बंगाल के अंदर जिसको चंद्रनगर कहा जाता है, वो चंद्रनगर उनको उस समय नहीं लौटाया। चंद्रनगर यहां पर उनका एक सेंटर हुआ करता था फ्रांसीसियों का, लेकिन चंद्रनगर उनको नहीं दिया। बाद में हालांकि चंद्रनगर उनको दे दिया गया था। लेकिन ये जो 1760 का जो ये युद्ध हुआ, जिसको वांडीवास का युद्ध कहा गया, इस युद्ध के द्वारा अब ये निर्णय हो चुका था कि इन यूरोपियन में से केवल ब्रिटिशर्स जो हैं वो अब भारत में अपना विस्तार करेंगे। अब इन ब्रिटिशर्स को केवल यहां भारत की जो आंतरिक रियासतें थी उन राजाओं के साथ में लड़ना था, और फिर यह निर्णय करना था कि अब भारत पर असली सत्ता किसकी होगी। खैर, उम्मीद है ये टॉपिक पूरा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी ही भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बैचेस स्टार्ट करने वाला हूं। मतलब कर रहा हूं, मैं उनके वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं। रिकॉर्डेड आपको बैच में अवेलेबल कराऊंगा, क्योंकि लाइव क्लासेस में क्या होता है, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। अगर 1 घंटे की कोई क्लास है तो उसमें 2 घंटे लग जाते हैं। भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जल्दी ही आपको इंडियन हिस्ट्री के बैचेस वहां पर अवेलेबल होंगे। और राजस्थान की हिस्ट्री के बैच वहां पर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए गए हैं, कंप्लीट कर दिए गए हैं। राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट A to Z सारी वहां पर अवेलेबल है। आप जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान से रिलेटेड, तो राजस्थान हिस्ट्री सब में आती है। A to Z सारे वहां पर टॉपिक हैं। जो टॉपिक आपके काम का है उस टॉपिक को आप देख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।